हेलो 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 बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। और इस सीरीज का लास्ट भी मैं कहूंगा कि जो परसेंटेज से हमारी जो सीरीज शुरू हुई थी, परसेंटेज, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस के बाद आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट, और अब हम सिंपल इंटरेस्ट के बाद अपना पांचवा चैप्टर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा अगर मैं कहूंगा तो डीप स्टडी की आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर थोड़े से कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो चीजें करने में आपको बहुत मजा आएगा, नहीं तो फिर मैं कहूंगा कि आपको चीजें कैलकुलेटिव लगेंगी। भाई, आपने अक्सर अपने सीनियर्स वगैरह को कहते हुए सुना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस वगैरह हैं। तो उनका जो नजरिया है वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने इससे पहले वाले चैप्टर्स लाइक परसेंटेज, मैं हमेशा कहता हूं कि परसेंटेज चैप्टर ही बेस है प्रॉफिट लॉस का भी, डिस्काउंट का भी, एसआई का भी और सीआई का भी। ठीक है, तो सीआई चैप्टर अब हम शुरू करने वाले हैं। हमने प्रॉफिट लॉस में और परसेंटेज में ना सक्सेसिव मेथड का जिक्र किया था। बताओ, सक्सेसिव मेथड का जिक्र किया था ना कि परसेंटेज हमने पॉपुलेशन, जनसंख्या के टाइम पर सक्सेसिव जिक्र किया था। प्रॉफिट लॉस में हमने ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, वहां पर सक्सेसिव का यूज किया था। तो अगर मैं बात करूं कि सीआई इज नथिंग बट सक्सेसिव मेथड, यानी कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट और कुछ भी नहीं बल्कि सक्सेसिव मेथड ही है। अगर आप सक्सेसिव मेथड को अच्छे से पढ़ चुके हैं पीछे वाले चैप्टर्स में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अब बात करते हैं चैप्टर की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, वहां मैंने आपको बताया, देखो कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का तरीका, सवाल आपको दिखने में सेम से लगेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के जैसे ही सेम सवाल आपको लगेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, लेकिन कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का तरीका भूल कर भी कंपाउंड इंटरेस्ट में मत लगा देना। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट से। किस्त वाले सवाल एक साथ कराऊंगा बच्चा। कंपाउंड सीआई और एसआई की किस्त वाले क्वेश्चन एक ही हम अलग क्लास में करेंगे। पहले सीआई पढ़ लेते हैं, फिर एसआई और सीआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस एक ही क्लास में करेंगे। तो सीआई एसआई के जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि एसआई जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके बारे में हमने जिक्र किया था। दो बात बोली थी, एक तो केवल मूलधन पर लगता है, केवल किस पर? प्रिंसिपल पर, और हर साल बराबर लगता है। भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसका मतलब है पहली साल 10% ब्याज मिलेगा, और हर साल 10-10% ब्याज मिलता जाएगा हर साल, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो कंपाउंड में ऐसा नहीं है। फॉर सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि आपका जो मूलधन है, बच्चा टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट में हम पढ़ चुके हैं। अगर मैंने बोला कि मूलधन मेरा 10,000 रुपया है, समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और सपोज दैट मैंने बोला कि समय 2 साल है। समय कितना है? 2 साल है, 2 वर्ष का समय है। अब किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है? देखो, अगर यही बात सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की होती, तो हम सीधा सीधा बोलते कि यार 1 साल का 10%, 2 साल का 20%।
2 साल। सर कैसे पता चलेगा कि सीआई एसआई? वो क्वेश्चन आपको बताएगा, क्वेश्चन में लिखेगा चक्रवृद्धि है या साधारण है। तो अगर 1 साल का 10% है तो 2 साल का 20%, अगर साधारण होता। लेकिन मैंने बोला चक्रवृद्धि ब्याज है, तो कैसे लगेगा भाई? पहली साल मान लो ये 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, इस पर पहली साल की बात करूंगा और इस पर मैं दूसरे साल की बात करूंगा, सेकेंड ईयर। तो पहली साल इस पर कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 10%। तो भाई 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 रुपया ब्याज का मिलेगा पहली साल, 1,000 रुपया ब्याज का मिलेगा। और दूसरे साल भी 10% मिलेगा भाई, हर साल 10-10% है, तो दूसरे साल भी 1,000 रुपया मिलेगा, 10,000 का 10%। अगर बात साधारण ब्याज की होती, अगर ब्याज साधारण ब्याज की होती तो भैया हमारा आंसर हो जाता 1,000 और 1,000, यानी कि 2,000 रुपया साधारण है, सिंपल इंटरेस्ट की बात होती। अब चूंकि बात है कंपाउंड की, तो कंपाउंड का मतलब है कि 10,000 पर 10% पहली साल ब्याज मिला, 10,000 पर 10% दूसरे साल ब्याज मिला। लेकिन जब आप दूसरे साल में जाओगे ना भाई, पहली साल की तो बात क्लियर है, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो ये 10,000 पर तो आपको 10% मिला ही मिला भैया। जो पहली साल का आपने ब्याज कमाया है ना, उस पर भी आपको 10% देना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, पिछले वर्षों में जितने आपको ब्याज इंटरेस्ट मिलेंगे, हर किसी पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, ब्याज के ऊपर भी ब्याज। तो यहां पर भी 1,000 के ऊपर 10% यानी कि 100 रुपया ब्याज देना पड़ेगा भाई साहब, 100 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। मान लो अगर आप तीसरे साल में चले जाओ भाई, थर्ड ईयर में अगर आप चले जाओगे तो ये 10,000 पर तो 10% देना ही पड़ेगा, 1,000 रुपया। भाई आपको इस पर भी 10% देना है, भाई आपको इस पर भी 10% देना है, भाई आपको इस पर भी 10% देना है। अब आपका दिमाग ठनकेगा, आप कहोगे कि सर इस पर तो मैं ब्याज दे चुका हूं पहले ही, भाई इस वाले 1,000 पर तो हम ऑलरेडी ब्याज दे चुके हैं, जब हम तीसरे वर्ष जा रहे हैं तो इस पर डबल ब्याज देने की क्या जरूरत है? भाई डबल नहीं, आपको 4 बार भी ब्याज देना पड़ेगा, 10 बार भी देना पड़ेगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, पीछे के जितने भी ब्याज रहेंगे सबके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं बैठा जो आपकी बात को सुनेगा कि भाई हम तो एक बार इस पर ब्याज दे चुके हैं, दोबारा ब्याज क्यों ले रहे हो? भैया देना पड़ेगा, यही आपका चक्रवृद्धि होता है। जैसे जैसे आप आगे वर्षों में बढ़ते जाओगे, आपको मूलधन पर तो मिलता ही जाएगा ब्याज, लेकिन पीछे के यही आपका चक्रवृद्धि होता है। जैसे जैसे आप आगे वर्षों में बढ़ते जाओगे, आपको मूलधन पर तो मिलता ही जाएगा ब्याज, लेकिन पीछे के जितने भी ब्याज आपने कमाए हैं सबके ऊपर आपको उतना ही परसेंट देना पड़ेगा, सबके ऊपर देना पड़ेगा उतना ही परसेंट। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यही क्या होता है? यही होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। बात क्लियर है तो बताओ मुझे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इस चीज से मैं आपको केवल एक ही चीज समझाना चाहता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज आपने दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो अब ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था कि यहां भी आपको 100 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, इस पर 10 रुपया, 100 का 10%, इस पर आपको 100 रुपया।
और मान लो आप चौथी साल में चले गए, मान लो आप चौथी साल में चले गए, तो आपको भाई कितना सारा ब्याज देना पड़ेगा, कितना सारा। मान लो आप 5वीं वर्ष में चले गए, तो कितना सारा ब्याज देना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा सा देखना है। अब इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पीछे जो भी मैंने आपको समझाया वो जस्ट ये बताने के लिए था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। सिंपल इंटरेस्ट केवल मूलधन पर, और कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज के ऊपर ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, सवाल कैसे होते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, शॉर्ट तरीका क्या है उनको करने का, वो सारी चीजें तो हमें पूरे चैप्टर में पढ़नी ही है अभी, है ना। तो अब हम तरीके देखते हैं, है ना, कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बहुत सारे तरीके से सॉल्व होते हैं। लगभग अगर मैं कहूं कि हर टीचर अपने अलग तरीके बताते हैं। कोई आपको रेशियो मेथड बताएगा, कोई आपको फॉर्मूला मेथड बताएगा, कोई आपको रेशियो गोल्डन रेशियो मेथड बताएगा, कोई आपको एग्रीगेट परसेंटेज मेथड बताएगा। तो 4-5 तरीके बेसिकली इसके होते हैं। अब एक ही क्लास में 4-5 तरीके से कराना संभव नहीं है, तो आपको मैं कोई 2 मेथड प्रीफर करके चलाऊंगा, है ना। 2 मेथड, एक तो इसका फॉर्मूला मेथड लेकर चलेंगे हम, और दूसरा हम इसका एग्रीगेट मेथड लेकर चलेंगे। एग्रीगेट मेथड सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। बस ये याद रखना, शुरू में जो मैंने बोला था कि चक्रवृद्धि ब्याज सारा का सारा सक्सेसिव मेथड से होता है। सक्सेसिव मेथड आपने परसेंटेज में भी पढ़ा है, सक्सेसिव मेथड आपने प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा है। तो सारा का सारा जो सीआई है वो सक्सेसिव मेथड पर ही आपका डिपेंड है, सारा का सारा सीआई। सक्सेसिव मेथड आपको आता है तो ये मान लो कि 80 से 90% आपको सीआई आता है, 90% तक सक्सेसिव मेथड आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कौन कौन से तरीके। मान लो मैंने बोला कि मूलधन है 10,000 रुपया, जो अभी अभी एग्जांपल लिया। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और मैंने बोला जो समय है वो आपका सपोज दैट 2 साल है, 2 ईयर्स, और 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि चक्रवृद्धि है। और आपसे पूछेगा बताओ 2 साल का ब्याज। तो सबसे पहले हम इसका रेशियो मेथड, सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेशियो मेथड से यहां पर पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, जरा मुझे बताना। 10% का फ्रैक्शन जल्दी से बताओ। मैं रेशियो मेथड आपको बताने वाला हूं। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, फिर मैं आपको फॉर्मूला मेथड की तरफ लेकर चलूंगा, ठीक है। फॉर्मूला मेथड की तरफ फिर लेकर चलूंगा, वो भी आना चाहिए भाई। 10% का फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है 1/10 होता है। आपने सबसे पहले परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालना है, उसके बाद आपने देखना है समय कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, 10 से 11 कर दो पहली बार, और जितने वर्ष दिए हुए हैं उतनी बार आप 10 से 11 कर दो। सर हमें 2 साल दिए हुए हैं तो 2 बार हम 10 से 11 10 से 11 दे देंगे। यहां 10 की 10 में गुणा करेंगे 100, इधर 11 की 11 में गुणा करेंगे 121। इधर वाला पार्ट जो होता है ये आपका मिश्र धन होता है बच्चा, याद रखना अमाउंट। इधर वाला पार्ट आपका प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन, और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है अंतर 21, उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई बोलते हैं। बात क्लियर है? रेशियो मेथड इतना सिंपल सा होता है कि भाई आपको मूलधन दे देगा या पूछ लेगा, आपको रेट देगा, रेट तो जरूर देगा, ब्याज की दर तो जरूर देगा, तभी तो हम उसका रेशियो मेथड बना पाएंगे। और आपसे समय देगा कि भाई 2 साल 3 साल 4 साल जितने की भी वो बात करेगा।
ठीक है, तो अब यहां पर हमें उसने क्या दिया हुआ है, मूलधन, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 बटा 100, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 21 गुणा 100, यानी कि 2100। कितना हो जाएगा बच्चा, 2100। बताओ क्या बात सही है? ये आपका रेशियो मेथड हो गया। सपोज दैट अगर इसी में ही आपसे पूछने लगता कि भाई मिश्र धन बताओ, व्हाट इज द अमाउंट, तो आप कहते सर एक यूनिट 100, तो 121 यूनिट का मतलब कितना आएगा, 121 गुणा 100 एंड विल बी 12,100। ये हमारा मिश्र धन हो गया, ये हमारा मिश्र धन हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो सपोज अगर हमें ब्याज की दर दे देगा 5%, मान लो ब्याज की दर दे देगा हमको 2%, 7%, 11%, 4%, तो सर फिर तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। मैं कहूंगा हाँ भाई, भाई मान लो अगर उसने दे दी ब्याज की दर 7% है, 7%, और समय हमारा 2 वर्ष है, तो क्या हम रेशियो मेथड से जाएंगे? तो ये हमारी समझदारी होगी? बताओ भाई, 7% का फ्रैक्शन होता है 7/100, तो क्या हम ऐसा करेंगे कि 100 से 107 और 100 से 107, क्या हम 107 की 107 में मल्टीप्लाई करेंगे? तो क्या ये हमारा समझदारी भरा स्टेप होगा? बताओ भाई, एक तो तरीका हमें यह है कि हमें परसेंटेज कुछ इस तरीके से दिए हो जिनके फ्रैक्शन जिसके भिन्न निकालना बड़ा आसान हो, और ये मैं आपको सक्सेसिव में बता भी चुका हूं पहले। मैं आपको सक्सेसिव में बता चुका हूं पहले कि अगर आपके परसेंटेज इस तरह हो जिनके फ्रैक्शन बहुत आसान हो निकालना, तो आप रेशियो मेथड से जाओ, बताया है मैंने आपको। लेकिन अगर आपका परसेंटेज कुछ ऐसा हो जिनके फ्रैक्शन बहुत टफ हो निकालना, तो फिर क्या हम कहेंगे कि रेशियो मेथड? नहीं सर, फिर रेशियो मेथड से हम नहीं जाएंगे। तो ये था हमारा रेशियो मेथड, और अच्छा मेथड है, आना चाहिए, और हम लगाएंगे भी। लेकिन कहां पर लगाएंगे बच्चा? जहां पर हमारा परसेंटेज आसान होगा, जहां पर हमारा परसेंटेज ऐसा होगा जिसका फ्रैक्शन निकालना, जिसका भिन्न निकालना बड़ा आसान है, जिसका भिन्न निकालना बड़ा आसान है, वहां पर हम रेशियो मेथड लगाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन सर अगर परसेंटेज कुछ अलग हो, छोटे परसेंटेज हो, या फिर हम तो फॉर्मूला मेथड से जाना चाहते हैं, चलिए तो हम अब चलेंगे फॉर्मूले मेथड से। फॉर्मूला मेथड क्या होता है वो आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो आपको आना बहुत जरूरी है। देखो, जब हम साधारण ब्याज की बात कर रहे थे तो हमसे उसने 10 साल का, 15 साल का, 12 साल का, 20 साल का साधारण ब्याज निकलवाया, और साधारण ब्याज के केस में वो आसान था। क्यों? क्योंकि वहां पर हम ब्याज की दर को समय से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहे थे। भाई मान लो 20 साल का ब्याज निकलवा रहा है, तो ब्याज की दर को 20 से गुणा कर दो। यस, लेकिन जब बात होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वहां आपको वो मैक्स टू मैक्स 3 साल, या फिर और भी ज्यादा चला गया तो 4 साल, उससे आगे वो आपसे पूछेगा ही नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। 3 साल मैक्सिमम है, 3 साल से ज्यादा का एक आध बार ही किसी एग्जाम में पूछा गया हो, 4 साल का तो 3 साल मैक्सिमम है। 4 साल का अगर पूछा तो वो 10%, कुछ फिक्स परसेंट है जिनका वो 4 साल का आपसे पूछ सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ लिमिटेड वर्ष के ही आपसे पूछता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे जैसे हम आगे वर्षों में बढ़ते जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना उतना ही टफ हमारे लिए होता चला जाएगा। तो एग्जामिनर भी जानता है कि वो लिमिटेड टाइम में करना संभव नहीं है ना, लिमिटेड टाइम में करना संभव नहीं है। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूला मेथड से।
मान लो 2 वर्ष का सीआई मैं आपको बताता हूं, 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, सपोज दैट A%, सपोज आपको समय दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 वर्ष, तो भाई 2 साल के सीआई का फॉर्मूला होता है, दुनिया जानती है, ये मैं सक्सेसिव में बता भी चुका हूं, 2 वर्ष के सीआई का A प्लस A गुणा A बटा 100, ये याद रखना है। या फिर इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं कहूं तो सपोज दैट पहली साल का ब्याज का दर A% है और दूसरे साल की ब्याज की दर अलग है। भाई 2 साल है, दोनों की ब्याज की दर अलग अलग है, पहली साल का A%, दूसरे साल का B%। तो 2 साल का जो सक्सेसिव मेथड होता है उसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस A गुणा B बटा 100। डिस्काउंट में आपने पढ़ा था लेकिन वहां पर माइनस था, वो अलग है। उससे पहले परसेंटेज में आपने पढ़ा है एग्जैक्ट फॉर्मूला, सेम यही फॉर्मूला। और जब मैं आपको ये फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला भी था कि हम इसे कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करेंगे। यस, कि भाई A% और B% है तो A प्लस B प्लस A गुणा B बटा 100, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आपका ये होता है। सपोज दैट अगर मैंने आपसे बोला कि आपका मूलधन है भाई 10,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज दैट आपका 3% और समय आपका कितना है 2 वर्ष। समय कितना है बच्चा आपका 2 वर्ष है और आपसे कहेगा बताओ चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि उसने 2 साल की बात कही है। क्या कही है? 2 साल की बात कही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है तो 10,000 का। सबसे पहले हमें पता है या हमें पता करना है, क्या हम इसे रेशियो मेथड से जा सकते हैं? क्या हम 3% का ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न लिख सकते हैं जो बहुत आसान बने? आप कहेंगे नहीं सर, तब 3% का फ्रैक्शन तो बड़ा टफ होगा और उसे अगर हम रेशियो मेथड से जाएंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो फिर क्या करें? तो फिर भाई हम 2 साल का फॉर्मूला मेथड लगाते हैं कि A प्लस B प्लस A गुणा B बटा 100, ठीक है। ये आ जाएगा 6.09%। भाई 3 × 9 बटा 100 यानी कि 0.09। तो हमें मिल गया 3 और 3 6 और 3 × 9 बटा 100 यानी कि 0.09। तो 6.09%। बस आप 10,000 का निकाल दो, 10,000 गुणा 6.09 बटा 100। भाई पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आ जाएंगी क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 4 जीरो से 4 जीरो गया, आपका आंसर आ गया 609। देख लो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। यस और नो बताओ, बात क्लियर है? एक एग्जांपल अगर मैं और दूं आपको कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, समय मैंने बोला 2 साल है, 2 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट की ही बात कर रहा हूं, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया उसने 420 रुपया।
और आपसे बोला कि बताओ मूलधन यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा। जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं, बताइए। अभी 2 साल की ही बात कर रहे हैं, 3 साल पे चलेंगे बच्चे। अभी हम केवल 2 वर्ष की ही बात कर रहे हैं, हम अभी चलेंगे 3 वर्ष पे। भाई आप देख रहे हो कि 10% ब्याज की दर है, 2 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 420 रुपए दिया हुआ है और आपसे कह रहा है प्रिंसिपल बताओ। 10% एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका भिन्न निकालना बड़ा आसान है, 1/10। अब आप इसे रेशियो मेथड से भी जा सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि इसका फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है। अब आप इसे फॉर्मूले मेथड से भी जा सकते हो, किसी से भी चले जाओ, आप फॉर्मूले से भी चले जाओ, आप रेशियो से भी चले जाओ। आप कहोगे कि सर 10% है, 2 साल है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है a प्लस बी प्लस ए गुणा बी, यानी कि 10 गुणा 10 और बटा 100। तो सर ये आ जाएगा आपका 10 और 10 20 और 1 21% आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। कितना आएगा बच्चे? 2 साल का 21% कंपाउंड इंटरेस्ट है, और जो कि हमें 420 दिया हुआ है, तो 21% की वैल्यू कितनी आएगी? 420। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 420 बटा 21, तो 21 दूनी 42, 20। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे 20 गुणा 100, यानी कि सर 2000। कितनी आएगी बच्चा? 2000। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो समझ गए ना आप बात को कि कब रेशियो मेथड लगाना है, कब फॉर्मूला लगाना है। जब हमारा परसेंटेज ऐसा हो जिसका फ्रैक्शन आप बना सको आसानी से, तो आप रेशियो मेथड से चले जाओ, चाहे फॉर्मूले से चले जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर परसेंटेज कुछ ऐसा हो जिसका फ्रैक्शन बहुत टफ हो, तो आप फिर फॉर्मूले से ही जाओ। अभी बात 2 साल की है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत उलझा हुआ टॉपिक है, समझो आप मेरी बात को। जल्दबाजी करोगे, अफरा तफरी मचाओगे, आपका नुकसान है। तो मुझे इसे अपने तरीके से सुलझा कर चलने दो। 1 क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 क्लास कम करने के चक्कर में आपका पूरा 4-5 क्लास का टॉपिक बर्बाद हो जाए, वो कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2-4 बच्चों को देख रहा हूं, सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। भाई साहब, आपने पहले कहीं से पढ़ा हुआ है, चाहे मुझसे ही पढ़ा हुआ हो, तो तसल्ली में बैठ जाओ आराम से। यहाँ 90 से 95% ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं। आप पीछे मुझसे पढ़ के आए हो या किसी और से पढ़ के आए हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन ये बच्चे अगर आपकी वजह से अफरा तफरी में मुझसे पढ़ के गए और इनको आगे कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ी, तो मेरे लिए वो धब्बा है एक, और वो धब्बा मैं नहीं लगने दूंगा अपने ऊपर। तो प्लीज, आप लोग फिर गुस्सा होते हो कि हमारे कमेंट नहीं पढ़ते हैं। आप आराम से बैठो तसल्ली से, ये बहुत उलझा हुआ टॉपिक है, इसको आराम आराम से सुलझा कर चलने दो। इसके कॉन्सेप्ट बहुत उलझे हुए हैं। कॉन्सेप्ट एक बार मैंने सुलझा दिए तो सवाल आप आराम से कर लोगे। 10 प्लस 10 21 कहां से होगा? नहीं बच्चा, 10 प्लस 10 21 नहीं हुआ है। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। 0 से 0 कटी तो 1 गुणा 1, ये 1 ही तो बन गया। तो 10 और 10 20 और 1 21, ये बना है 21। ठीक है ना? तो यहां पर 2 साल की कहानी क्लियर है। अब हम चल रहे हैं अपने 3 साल के ऊपर। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपने 3 साल के ऊपर। मैं आपको 2 मेथड आपको पैरेलल लेके चल रहा हूं, एक रेशियो मेथड और एक आपका फॉर्मूला मेथड। मैंने शुरू में बोला करने के बहुत सारे मेथड हैं, मैं सारे मेथड आपको नहीं बता पाऊंगा और बताऊंगा भी नहीं। गोल्डन रेशियो भी है सर, इसका ट्री मेथड। भाई आप पढ़े हुए हो सारे मेथड, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, लेकिन सारे मेथड बताना संभव नहीं है। वो कंफ्यूजन भी हो जाएगा, फिर आप ही लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सर ने 4-4 मेथड बता दिए, अब कौन सा लगाए हम इसमें। वो आपका ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना? 2 मेथड आराम से चलने दो, सफिशिएंट है, आप कर लोगे इनसे। अब आते हैं 3 वर्ष के ऊपर। 3 वर्ष का सीआई, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक आपने एक चीज देखा होगा, मैं ब्याज की दर को वार्षिक लेकर चल रहा हूं।
कि भाई 10% वार्षिक, 20% वार्षिक, 5% वार्षिक, और समय भी मैं सीधा वर्ष में ही लेकर चल रहा हूं, 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे। लेकिन आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज में स्पेशली होता है कि भाई 3 आपसे कहेगा कि छमाही ब्याज की दर है, तिमाही ब्याज की दर है, ब्याज 8 महीने में लगता है, समय 2.5 साल है, समय 2 साल 3 महीने है, समय 1 साल 8 महीने है। इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं यहां पर, इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो यहां पर अगर हम चलें तो 3 वर्ष का सीआई क्या होता है, अब फॉर्मूला मैं लिखवाई देता हूं, है ना, 3 साल का फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवाई देता हूं। सपोज दैट अगर मैंने बोला पहली साल की ब्याज की दर A%, दूसरे साल की B% और तीसरे साल की C%, 3 साल की ब्याज की दर है और तीनों की तीनों अलग अलग ब्याज की दर दी हुई है, सपोज दैट। अब हमें कहेगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, एक साथ फॉर्मूला क्या होता है। अभी तक शायद मैंने आपको बताया भी हो सक्सेसिव में कि आपके पास एक तरीका है, आप इन दोनों में 2 साल वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 साल वाला, A+B+A गुणा B बटे 100, और फिर यहां से जो मिले उसे तीसरे वाले के साथ लगाओ, A+B+A गुणा B बटे 100। हो गया ना। एक तो वो तरीका है 3 साल का निकालने का कि इन दोनों में A+B+A गुणा B बटे 100, फिर जो यहां से रिजल्ट मिलेगा उसे तीसरे के साथ A+B+A गुणा B बटे 100। अगर मैं आपसे कहूं ये भी तरीका है, और एक 3 साल का निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी आप पढ़ लो। अगर वो फॉर्मूला आपको अच्छा ना लगे तो फिर आप ये 2-2 साल वाले में कर लेना, ये 2-2 साल वाले में कर लेना फिर आप, है ना। अब फॉर्मूला क्या है, आप पहले इन तीनों को जोड़ दो, A+B+C, पहले आपने इन तीनों को जोड़ दिया, A+B+C, ठीक है, ओके। प्लस, प्लस का साइन है, 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 की, A गुणा B प्लस, दूसरे की तीसरे में करो B गुणा C प्लस, और पहले की तीसरे में करो A गुणा C और बटा 100 कर दो, बटा 100 कर दो प्लस, और तीसरा और लास्ट स्टेप है, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ABC, और यहां 2 जीरो है तो यहां 4 जीरो से डिवाइड कर दो। ये आपने करना है, ये 3 साल का फॉर्मूला होता है, 3 साल का, कि भैया पहला स्टेप क्या है, तीनों को जोड़ो, A+B+C, दूसरा स्टेप क्या है, 2 की मल्टीप्लाई, AB BC और AC बटा 100, और तीसरा स्टेप क्या है, तीनों की आपस में मल्टीप्लाई और बटा 10,000। अगर तीनों साल की ब्याज की दर अलग अलग है, मान लो अगर तीनों साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज R% है और समय कितना है, 3 वर्ष है, तो फिर तो भैया A की वैल्यू भी R होगी, B की भी R होगी और C की भी R होगी, तीनों R होंगे। यहां पर लगाओ, यहां पर लगाओ, तो यहां पर आप कहेंगे कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R% है, समय 3 साल है, तो R प्लस R प्लस R कितना हो गया, 3R प्लस, भाई R गुणा R, R स्क्वायर, फिर R गुणा R, R स्क्वायर, हर बार आपको ABC तीनों की वैल्यू R हो जाएगी, प्लस R स्क्वायर बटा 100, और R गुणा R हो जाएगा R³ बटे 10,000, तो ये हो जाएगा 3R प्लस 3R स्क्वायर बटे 10,000, सॉरी 100 प्लस R³ बटे 10,000। ये फॉर्मूला हमारा बनता है कब, जब तीनों वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हो, जब तीनों वर्ष का, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो ये फॉर्मूला, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है तो 3R प्लस 3R स्क्वायर बटा 100 प्लस R³ बटे 10,000,
ये आपका 3 साल का फॉर्मूला बनता है। नहीं करना, नहीं अच्छा लगा तो 2-2 साल में लगा के भी कर लेना। 2 साल में a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, वहां से जो आएगा उसे तीसरे वर्ष में a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 वैसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि सक्सेसिव मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से आप करो। ठीक है, आगे बढ़े। तो 3 साल वाला केस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा बच्चे, कि क्या सर हम हर सवाल में ये फॉर्मूलेज लगाएंगे? भाई मान लो अगर 10%, सपोज दैट, ऐसा समझो, सपोज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, समय हमारा 2 साल है, तो क्या फिर हम यहां पर 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100 इस तरीके से करेंगे? 21% आएगा। लेकिन अगर मैं एक बात आपसे बोलूं कि चाहे मैं एसएससी की बात करूं, चाहे मैं रेलवे की बात करूं, किसी भी एग्जाम की बात करूं जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आता है, जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, किसी भी एग्जाम की मैं बात करता हूं, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि कुछ फिक्स परसेंटेज है, कुछ फिक्स परसेंटेज है जिनसे सवाल बनते हैं। जैसे 10% हो गया, 5% हो गया, 15% हो गया, 20% हो गया, 2% हो गया, 3% हो गया। इस तरह के कुछ फिक्स परसेंट है जिनसे सवाल बनते हैं। अब मैं ऐसा सोचूं कि यार अगर कुछ फिक्स परसेंट है तो क्यों ना मैं उनके 2 साल का ब्याज कितना परसेंट होता है, जैसे इसका 21% है, तो अगर मैं इसे डायरेक्ट याद ही कर लूं, ऐसा समझो कि अगर मैं इसे डायरेक्ट याद ही कर लूं कि भाई अगर 10% का ब्याज कहीं दिखेगा और 2 साल कहीं भी मुझे दिखा तो मैं सीधा 21% मेरे दिमाग से निकल के आएगा। भैया देखो, आप कहोगे सर मैथ में कौन याद करता है, ऐसे आप शूरवीर बन जाओगे। सर मैथ में भाई साहब इतनी चीजें ईगो पे मत रखो, एक स्टूडेंट को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। हाँ मैथ्स में कौन याद, भाई मैथ्स में भी याद होती हैं चीजें, कुछ फिक्स चीजें हैं जो याद होती है मैथ्स में। फॉर्मूले याद नहीं करते हो क्या मेंसुरेशन के? करते हैं सर। परसेंटेज में याद नहीं किया आपने 20% को 1/5 होता है? हाँ सर याद है। 16 सही 2/3 का 1/6 होता है, वो याद नहीं किया आपने? हाँ सर किया है, जरूरत थी उसको याद करने की। तो ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मैं कुछ परसेंटेज आपको अगर कहूं कि मान लो 10% है, 2 साल का 21%, अगर मैं कहूं कि 10% है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% होता है, और मैं कहूं कि यार इसे याद कर लो, मैं कहूं आप इसे याद कर लो, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। तो अगर मैं कहूं 10% है तो 4 साल का सीआई जो होता है 46.41% होता है। तो ये आपको हो सकता है शुरू में जब आप इनको पढ़ो याद करो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करें आपको। तो लेकिन आपको क्या करना है, एक A4 शीट लेनी है, उसमें आपने ये लिखना है कि ऊपर लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, फिर लिखना है 2 साल का सीआई, 3 साल का सीआई और 4 साल का, लाइन खींच देनी है, फिर 5%, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। और इसे 2-3 बार रिवाइज करोगे, जब ये चैप्टर में हम सवाल कर रहे होंगे वहां भी मैं यूज कराऊंगा, तो आपको बहुत सारा फायदा। बच्चे अभी आपको लगेगा कि सर ये क्यों याद करें, ऐसा क्या जरूरत है, हम रेशियो मेथड, भाई आपका टाइम बचाने के लिए। और जब मैं सवाल आपको कराऊंगा ना, आपको उस टाइम पे फील होगा कि हाँ सर मजा आ गया, डायरेक्ट हमने ये लगाया। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और 2 साल का सीआई बताओ, तो आप यहां या तो फॉर्मूला लगाने बैठ जाओ, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, या जिस बच्चे को याद है वो सीधा कहेगा 10.25% होता है जी। तो किसका टाइम बचा? जिसको चीजें डायरेक्ट याद है। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो परसेंटेज मैं आपको अब दिखाने वाला हूं सवाल उन्हीं से ही बनता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चा। लेकिन मैं कहूंगा कि 80 से 90% क्वेश्चन जो होते हैं, जो परसेंटेज अब मैं लिखवाऊंगा उन्हीं से बनते हैं 90% तक। केवल 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके परसेंटेज थोड़े अलग होंगे, तो उनके लिए मैंने आपको फॉर्मूलेज पढ़ा दिए हैं कि 2 साल का पूछे, 3 साल का पूछे, आप बड़े आराम से कर सकते हो। अगर अलग से कोई परसेंटेज पूछे,
अब मैं आपको परसेंटेज दिखाने वाला हूं जिनकी मैंने बात की है, जैसे आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल भी मत, आराम आराम से एक एक करके मैं आपके साथ पढ़ूंगा इनको, और फिर हम इनको आप एक A4 सीट में लिखेंगे और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देंगे। जैसे बात करें अगर 10% की, यहां देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है बच्चा, और समय कितना है, समय हमारा 2 साल है, तो 2 साल का CI कितना होता है 21%। जहां जहां मेरा पेन चले केवल वहीं पर आपकी नजर चलनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 2 साल का कंपाउंड कितना 21। 2 साल का साधारण, SI का मतलब होता है साधारण, तो 1 साल का 10%, 2 साल का सीधा सीधा हम कहेंगे 20%। भाई ये चैप्टर तो हम पढ़ के आए हैं, ये चैप्टर तो हम पढ़ के आए हैं, 2 साल का कैसे 20%। और अगर इनका डिफरेंस पूछेगा 2 साल के CI में से 2 साल के SI का, तो 21 में से 20 घटा दो, कितना आ गया 1%, जो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे आ जाओ 3 साल की, के रेट अगर 10% है, 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 साल का कंपाउंड होता है 33.1%। आप चाहो तो उस फॉर्मूले में लगा लेना 3R प्लस 3R स्क्वायर बटा 100 प्लस R क्यूब बटे 10,000, इसमें लगा लो आप इस 10% को, 3 साल का 33.1% आपको मिल जाएगा। यस, लेकिन मैं कहूंगा कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको याद रखो बच्चे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3 साल है तो 3 साल का CI 33.1। आज मैं आपको छोड़ रहा हूं, लेकिन कल और परसों तक ये सारे परसेंटेज आपको याद होने चाहिए भाई। अच्छा, आपके पास और कोई तरीका नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जब देखो याद कर लेना। और कोई तरीका नहीं है बच्चा, मेरे पास यही तरीका है। आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज आप फिर जो आपको जल्दी तरीके से करा दे आप वहां से पढ़ लो। मेरे पास तो यही तरीका है, सॉरी। अब जा सकते हैं, फिर आप जहां से आपका मन करे वहां से पढ़ लो, प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत करो। सुनो, बात अगर 3 साल की है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 33.1%, 3 साल का साधारण ब्याज है 30%। भाई 1 साल का 10% तो 3 साल का 30%, 3 साल का 30%, दोनों का डिफरेंस कितना है 33.1 माइनस 3, यानी कि आप कहेंगे अंतर आ जाएगा सर 3.1%, ठीक है 3.1%। अगर 4 साल की मैं बात करता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 4 साल का CI होता है 46.41%, 4 साल का साधारण होता है 40%, और दोनों का डिफरेंस होता है 6.41%। दोनों का डिफरेंस कितना होता है, दोनों का डिफरेंस है 6.41%, ठीक है भाई। तो ये 10% बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई परसेंटेज है तो बच्चा वो 10% है। क्या है 10%। हाँ भाई सही बात है, आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो गुस्सा काहे करते हो, मेरे पास जाओ जहां आपका मन करे। फीस वापस दे दो, मुझे दी थी तुमने फीस, जिसे दी थी उससे ले लो वापस। यार तुम क्यों मेरा ब्लड प्रेशर हाई करवा रहे हो, पढ़ लो भाई, फीस वापस दे दो, ले लो यार जिससे ली थी तुमने, फिर हाथ में दे के गए थे तुम फीस। और भी तो टीचर है उनसे मांग लो, जहां तुमने फीस जमा की थी कॉल करो, बोलो मेरा फीस वापस दे दो, ले लो जाओ। पर ये क्लास डिस्टर्ब मत करो, हो सकता है कि तुम आगे क्लास भी नहीं देख पाओ और फीस भी ना मिले, मैं तुम्हारा बैच भी ब्लॉक करवा दूंगा। इतना बेकार आदमी हूं मैं, समझो। अच्छा के लिए मैं बहुत अच्छा हूं, पर क्लास डिस्टर्ब करोगे, बाकी लोगों को परेशान करोगे तो ये, और मेरी तो क्लास छोड़ो और किसी की भी क्लास नहीं देख पाओगे। देखो अब अगला रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, समय अगर 2 साल है, तो भाई 2 साल का कंपाउंड होगा 10.25%। कितना होगा 10.25%। आगे चलो, अगर मैं कहूंगा 2 साल का साधारण तो 1 साल का 5%, 2 साल का 10%, 2 साल का 10%, और दोनों का डिफरेंस कितना है, इसमें से ये घटा दो, ये आ जाएगा 0.25%, 0.25%। अब अगर मैं बात करूं 3 साल की,
रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5% ही है, तो 3 साल का कंपाउंड होगा 15.7625%, 15.7625। मैं गोल्डन रेशियो भी आपको बता दूंगा, लेकिन ये मेथड बड़ा बेस्ट है। आप समझो कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है तो 3 साल का होगा 15.7625%। साधारण ब्याज होगा 1 साल का 5%, 3 साल का हो जाएगा 15%। 3 साल का 15% और डिफरेंस आप इसमें से ये माइनस कर दो। ओके, 4 साल की बात करेगा तो 4 साल का, हालांकि अगर रेट 5% है तो 4 साल का चाहे याद भी मत करो, करना चाहो तो 21.55, 20% और डिफरेंस आप चाहो, लेकिन 3 साल तक तो याद रखो ही रखो 5% हो तो। ठीक है, आगे मैं चल रहा हूं आपको लेकर। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। कुछ और परसेंटेज है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है बचा तो 2 साल का कंपाउंड 44% होता है। फॉर्मूला क्या होता है 2 साल का? a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। ठीक है, 2 साल का साधारण और डिफरेंस। 3 साल की बात करेगा तो 3 साल का कंपाउंड 72.8 इंपोर्टेंट है। 20% का ब्याज की दर बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट। नहीं सारे देखो याद नहीं करने हैं, याद करने का मतलब ऐसे बैठ के रट्टा नहीं मारना है इनका। आप सवाल करोगे ना तो एक टेबल पे सामने चिपका लो ये 4, आप सवाल करोगे सामने, उसमें से देखकर कर लेना, तो धीरे धीरे अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे, ये अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे। 10.25 कैसे आया देखो मैं बता देता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 2 साल का, भाई कितना होगा? a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 कर लो। 10 प्लस 25 बटा 100 यानी कि 0.25, तो कितना आ गया? 10.25 ऐसे आया है। ठीक है, 10.25। यहां पर आ जाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 15% है, 15 देखो 20% का केवल आपको 2 साल और 3 साल का ही याद रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 15% है तो 2 साल का कंपाउंड होता है 32.25, 32.25, 32.25। साधारण होगा 15 और 15 30, डिफरेंस आप इसमें से ये घटा दो। 3 साल का मत याद रखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है तो 3 साल का मत याद रखो। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे जो परसेंटेज होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% है तो 2 साल का 4.04, 3 साल का 6.1208%, 6.1208। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल है तो 2% है तो 2 साल का 4.0804 और 3 साल का 6.1208%। आगे आ जाओ, इस पे आ जाओ जरा, इसको देखिए एक बार। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% है तो 2 साल का 6.09%, 2 साल का SI 6% और डिफरेंस कितना आएगा? 0.09%, 0.09%। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% है तो 3 साल का आएगा 9.2727%, SI आएगा 9%, तो डिफरेंस कितना आएगा? 0.2727%। ओके, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो 2 साल का ये, SI ये, डिफरेंस ये। 3 साल का मत भी याद रखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, आपकी मर्जी है तो देख लो। ये 12% का है और ये एक इंपोर्टेंट और आता है आपका 8% का, एक ये आपका इंपोर्टेंट आता है 8% का, 2 साल का और 3 साल का। ये हो सकता है आपको बहुत बोरिंग लगा हो, आपको लगा हो कि यार ये क्या करा रहे हैं सर, लेकिन बच्चे आप विश्वास करो मेरा, टेबल जो मैंने आपको लिखवाए हैं ना, ये दिखवाए, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, ये सब नोट्स में मिल जाएगा आपको। ये आपको अभी बहुत बुरा लग रहा होगा कि यार ये इतने सारे परसेंटेज कौन याद करेगा, कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्या ये गुरुजी करवा रहे हैं, क्या इनका कुछ अल्टरनेट नहीं हो सकता है, क्या कोई और मेथड नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, इनको रखो,
इनको रखो और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो। जब मैं सवाल कराऊंगा तो वहां मैं ये टेबल आपको याद दिलाऊंगा कि उस टेबल में उस जगह ये परसेंटेज लिखा हुआ था और इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हो। मैं अल्टरनेट मेथड भी कराऊंगा आपको वहां पर कि ये अल्टरनेट मेथड है, वो बढ़ा जाएगा। आप खुद ही कह दोगे कि सर आसान मेथड कराओ, फिर आसान मेथड के लिए मैं आपको टेबल के पास लाऊंगा कि टेबल से सीधा परसेंटेज उठा लो। दोनों में आपको डिफरेंस पता चलेगा वहां पर। अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, अभी आप थोड़ा सा तसल्ली रखो। तो ये कुछ फिक्स परसेंटेज थे बच्चे जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रहने भी चाहिए, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे आगे चल के। बस इनको लिख लेना आप अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में लिख लेना 2 साल का 3 साल का। तो धीरे 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 जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो अपने आप आपको इनकी इंपोर्टेंस, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं 8% आएगा और आपसे कहेगा 3 साल का ब्याज बताओ, तो 8% के रेट को जब आप रेशियो मेथड से जाओगे या किसी से भी जाओगे, डेफिनेटली आपको टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद है कि यार 3 साल का 25.97% होता है, तो सीधा आप निकाल कर कहोगे कि हाँ सर ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इतनी बात क्लियर है, आगे देखते हैं थोड़ा सा आगे क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अभी तक की चीजें जो हमने पढ़ी बच्चे वो केवल ये थी कि वार्षिक ब्याज की दर 10%, आपसे कहा 2 साल 3 साल, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी सी ना उठपटांगे चीजें भी चलती है। उठपटांग चीजें यानी कि आपसे छमाही दर, आपसे बोलेगा भाई छमाही दर, हाफ ईयरली रेट, छमाही दर क्या होगी, तो वहां पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। भाई सपोज अगर मैं आपसे कहूंगा कि कोई ब्याज की दर है R% वार्षिक, क्या है R% वार्षिक है, एनुअली है, तो इस बात का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे। अगर मैंने बोला कोई ब्याज की दर R% वार्षिक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 12 महीने की दर है। भाई वर्ष में कितने महीने होते हैं, हम कहेंगे सर 12 महीने की दर, 12 महीने में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 12 महीने में आपको R% ब्याज मिलेगा। 12 महीने में कितना मिलेगा आपको R%, यस और नो। भाई वार्षिक दर का मतलब क्या होता है 12 महीना, तो 12 महीने में आपको मिलेगा R%। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं एक महीने में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे सर R/12%। एक महीने में, एक महीने में कितना R/12%। अब आपको कितने ही महीने की दर पूछ ले, कितने ही महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ ले, आपसे अगर कहे कि बताओ ब्याज की दर छमाही बताओ, छमाही दर, छमाही दर यानी कि हाफ ईयरली रेट, अगर आपसे कहेगा हाफ ईयरली रेट, क्या पूछेगा, हाफ ईयरली रेट, हाफ ईयरली रेट, छमाही दर। तो छमाही दर का मतलब क्या होता है, वो होता है 6 महीने की, क्या होता है 6 महीने की दर। तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी भाई, एक महीने की इतना, तो 6 महीने की हो जाएगी R/12 गुणा 6, यानी कि 6 दूनी 12, और आप कहोगे R/2%। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है कि अगर कहीं छमाही दर पूछेगा तो आपको वार्षिक दर को 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, वार्षिक दर को 2 से डिवाइड करना है, ये छमाही दर होती है। भाई एक महीने की R/12, अब वो कितने ही महीने की कहे तो R/12 से गुणा कर दो, तो ये R/2% आ गई छमाही दर। सपोज अगर मैं आपसे को कहूं कि बताओ मुझे तिमाही दर, जल्दी से बताओ मुझे, बताओ तिमाही दर, तिमाही दर यानी कि क्वार्टरली रेट, क्वार्टरली रेट क्या होगा, तो आप क्या करोगे R/12 से तिमाही दर यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई तिमाही का मतलब होता है 3 महीना, 3 महीना, तो आप कहोगे 3 चौकू 12, सर ये हो जाएगी R/4%। मतलब कहीं भी अगर आपसे तिमाही दर की बात करेगा तो आप सीधा R/4% कर दोगे।
क्या कर दोगे बच्चा? सीधा r/4। आपसे कहेगा 8 महीने की दर, भाई आपसे कहेगा 8 महीने की दर, तो 1 महीने की इतना, 8 महीने की r/12 गुणा 8। आपसे कहेगा 5 महीने की दर, तो 1 महीने की और 5 महीने की। कुल मिलाकर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। छमाही दर कहेगा तो r/12 को 6 से गुणा, तिमाही दर कहेगा r/12 को 3 से गुणा, 5 महीने की कहेगा r/12 को 5 से गुणा, आपसे कहेगा 8 महीने की तो 5/12 को 8 से गुणा। इस तरीके से चीजें आपकी चलती रहेंगी जब अलग अलग दर आपसे पूछेगा। एक बात और बताओ, या कल ही बताना, आज तो छोड़ो कल ही बताना, आज मैं आपको यहीं पर एंड करता हूं। अब सुनो मेरी बात को भाई, मेरी बातें हो सकता है आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन मैं सच बोलता हूं। पहली बात, हर क्लास में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो क्लास को जानबूझकर डिस्टर्ब करते हैं, जानबूझकर। उनका पढ़ने लिखने से कोई मतलब होता नहीं है, हालांकि मुझे अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल है। तो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए जानबूझकर आते हैं। मेरा पैसा वापस दो। भाई पैसा मैंने लिया आपका, क्या आपको पैसा वापस चाहिए? पहली बात तो किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले 3 डेमो क्लासेस दी जाती हैं, उनमें आपको डिसाइड करना है बैच लेना है कि नहीं। आपने डेमो क्लास ली, बैच लगभग 60-70% कंप्लीट हो गया, पैसा ले जाओ। ये कोई भंडारा चल रहा है क्या यार? क्या 6 महीने 4 महीने आप पढ़े, 4 महीने में उन टीचर्स को जो पैसा दिया गया है, जिन्होंने आपको पढ़ाया, क्या वो पैसा वापस कर देंगे क्या इस बैच का? वो तो 4 महीने की सैलरी ले चुके हैं ना टीचर्स जो आपको बैच में पढ़ा रहे हैं। उनकी सैलरी कहां से जा रही है? आपके पैसे से ही तो जा रही है। आप अपना पैसा लोगे तो क्या वो कंट्रीब्यूशन टीचर्स भी वापस दे देंगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है। भाई आपने कोई फोन रिचार्ज कराया अपना 700 रुपए का, 15 दिन बाद पता चला यार यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे मेरे क्षेत्र में, तो आप उनसे कॉल करके ये कहते हो कि 700 का जो मैंने रिचार्ज कराया था वापस करो, मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। कहते हो क्या? नहीं कहते ना। तो कुछ चीजें बहुत अंडरस्टैंड वाली होती है कि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो आते हैं क्लास में, लेकिन उन असामाजिक तत्व अगर वो मेरे सामने मेरी क्लास को इस टाइम देख रहे हैं, प्लीज आगे से मेरी क्लास में आओ तो ढंग से बैठकर, तमीज से बैठकर पढ़ना, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब में कर आपका कोर्स डिसेबल हो चुका है और आप किसी की भी क्लास नहीं देख पाओगे। और मैं एक ऐसा मास्टर हूं सच में, मेरी शिकायत आप कहीं भी कर लो, कहीं भी किसी से भी कर लो जाके, मुझे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी एक असामाजिक तत्व की वजह से मेरी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है तो मैं उसको हटा के बाहर फेंक दूंगा, बशर्ते मेरी पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मैं उसको बाहर फेंक दूंगा। अब जो बाहर फेंका वो कहीं भी शिकायत करता रहे, क्योंकि मैं पूरी क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं क्लास खत्म करता हूं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।